हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जेपी सिंह और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री गुरुजी चैनल। और अब जो हम सेट सोल्व करेंगे वो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2015 का सेट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2015 में वे सारे के सारे हमें यहाँ सोल्व करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें मिला हुआ है, ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास में है कि बंद दूरी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बंद दूरी क्या होती है? तो बंद दूरी मैं आपको बता दूं वो होती है किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य बने हुए बंध की दूरी। जैसे कि सी और सी के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, तो ये जो बीच की जो दूरी है इनके बॉन्ड बनने में जितनी भी दूरी है वो क्या है हमारी, ये वाली बंध दूरी। ठीक है, ये क्या है हमारी बंध दूरी है, बॉन्ड डिस्टेंस। ठीक है, और हमने इसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी टाइप से लिखी हुई है। क्या लिखा हमने इसकी डेफिनेशन में? हमने इसकी डेफिनेशन में लिखा है सहसंयोजी बंध से जुड़े किन्हीं दो परमाणुओं के नाभिकों के केंद्रों के बीच की दूरी को बंध दूरी कहते हैं। ठीक है, अब कुछ दूरी हमने दे रखी है, जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो इसके लिए कितना होती है बॉन्ड लेंथ 120 एंगस्ट्रॉम और कार्बन ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम और सी डबल बॉन्ड सी के लिए क्या होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। सी सिंगल बॉन्ड ओ के लिए क्या होता है 1.43 एंगस्ट्रॉम। सी सिंगल बॉन्ड सी के लिए कितना होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसी टाइप से कार्बन हाइड्रोजन के लिए और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिए भी होता है 1.09 0.96। यहाँ सभी के सभी मान जो भी हमने लिए हुए हैं ये सब के सब मान हमने काहे में लिए हुए हैं, यहाँ ये सारे के सारे मान हमारे जो लिए हुए हैं वे एंगस्ट्रॉम में हैं। अब कुछ इसे प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जैसे कि विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अधिक होगी, ठीक है, दोनों परमाणुओं की, तो बॉन्ड लेंथ का मान घटेगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड लेंथ का मान बढ़ेगा। हमने कुछ इसमें इसी प्रकार से लिखा हुआ है। तो कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है 1.43 और कार्बन नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है 1.47 बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ से आगे चलेंगे अब हम इसमें। इसके बाद में हमारे पास में जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है क्या, इसमें बंध क्रम अर्थात बॉन्ड ऑर्डर। अब बंध क्रम क्या होता है याद रखिएगा, जितने अधिक आपस में बॉन्ड बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जितने अधिक बॉन्ड बनने शुरू हो जाएंगे उतना ही क्या होना शुरू हो जाएगा, बंध दूरी का मान घटना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ कितना बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.5 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड कितने बन गए, दो, बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड कितने बन गए हैं दोनों के बीच में, 3, तो बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम। जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे उनके दोनों के दोनों में उसकी बॉन्ड लेंथ का मान उतना ही कम हो जाएगा जितने अधिक बॉन्ड बनेंगे। फिर इसके बाद में ये संकरण पे भी निर्भर करते हैं, जो हमारे पास में हमने संकरण पढ़ा है। अगर sp3 संकरण होगा तो सबसे अधिक बॉन्ड लेंथ होगी, sp2 होगा और कम होगी, sp होगा तो सबसे ही कम होगी। ठीक है, क्योंकि sp संकरण होता ही तब है जब कार्बन दोनों ओर से काहे से जुड़ा हुआ होगा, डबल बॉन्ड से। ठीक है, या एक ओर से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, एक ओर से सिंगल बॉन्ड से, या एक डबल बॉन्ड से और एक सिंगल बॉन्ड से। यहाँ होता है sp2। यहाँ की बात करेंगे, यहाँ इस वाले में sp रहेगा और इस वाले में कैसा रहेगा sp। तो इस टाइप के संकरण में क्या होगा, जो कार्बन जो बंधे हुए होंगे उनमें जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कैसी होगी, कम, अगर ये वाले हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित यौगिकों की संक्रमण अवस्थाएं लिखिए। ठीक है, तो यहाँ हमें ये जो जितने भी यौगिक दिए हुए हैं इनकी सबकी संक्रमण अवस्थाएं लिखनी है। जैसे कि हमें यहाँ A दिया हुआ है, C दिया हुआ है, B दिया हुआ है और D दिया हुआ है। चलिए यहाँ A की बात करें तो ये जो हमें A मिला हुआ है इसमें हमें ये बताना था कि कौन सा परमाणु कितना संकरित है। तो याद रखिएगा, मैं भी आपको समझा देता हूँ। अगर कार्बन के चारों जो बॉन्ड है वे कैसे हों, सिंगल हो, तो कार्बन संकरित रहेगा sp3। ठीक है, और यदि कार्बन में एक डबल बॉन्ड आया हुआ हो और 2 सिंगल बॉन्ड आए हुए हों तो इससे क्या होगा, कार्बन जो रहेगा वो रहेगा sp2। और अगर कार्बन में 2 डबल बॉन्ड हों या कार्बन में एक ट्रिपल बॉन्ड हो और एक सिंगल बॉन्ड हो तो वो रहेगा sp संकरित। अब आप संकरण आराम से इनका ज्ञात करके बता देंगे कि किस में कितना है कितना नहीं है। चलिए पहले कार्बन को चेक करें, CH2 डबल बॉन्ड इस वाले में, तो C ने एक डबल बॉन्ड बना रखा है और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो कौन सी कंडीशन है sp2 वाली। तो इसका मान 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो C1 में कितना है sp2 संकरण होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, एक तो है इसमें डबल बॉन्ड और 2 कैसे हैं इसमें सिंगल बॉन्ड, तो हमने लिख दिया कि इसमें 2 एकल बंध तथा 1 द्विबंध जुड़ा होता है। इसमें अगर इसकी बात करेंगे इस वाले C की जो हमें मिला हुआ है
तो इस सी में एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से है, तो संकरण कौन सा हो जाएगा, sp2। ये देखिए अगले की बात करेंगे तो केवल इसमें sp3 हो जाएगा, एक और 2 हाइड्रोजन से, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें sp3 हो जाएगा। इससे अगले की बात करेंगे, इसमें भी sp3 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा sp2 और इसमें भी क्या हो जाएगा sp2। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड इस और इस दोनों कार्बन के बीच में बना हुआ है, तो दोनों से एक डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो इस टाइप से हम क्या काम करेंगे, इनका जो संकरण है उसे ज्ञात कर लेंगे। अब हम इसके जो बी पार्ट दिया हुआ है, बी पार्ट को देख लेंगे और सी को भी देख लेंगे। चलिए, इसमें सी नहीं दिखाया गया है। जब आप सी की बात करेंगे तो सी में केवल ये दिया हुआ है, एक रिंग दी हुई है और कुछ ही हुआ हुआ नहीं है। मैं यही सॉल्यूशन कर देता हूँ इसका। कुछ ये टाइप की हमें यहाँ रिंग मिली हुई है, ठीक है। तो यहाँ जो कार्बन है, प्रत्येक कार्बन जो वो कैसा है, sp3 संकरित है। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रत्येक बार क्या आ रहा है, CH2 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 CH2, यहाँ भी क्या है CH2 और यहाँ इस वाली खोट पे भी क्या है CH2 से। तो इसमें जो प्रत्येक कार्बन होगा वो कैसा होगा, sp3 संकरित होगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। फिर इसके बाद में बात करेंगे बी की। तो बी में क्या है, जो बी पोर्शन हमें मिला हुआ है, इस बी पोर्शन में हमारे में क्या है, चलिए बी को देखते हैं। तो सबसे शुरू में CH3 मिला हुआ, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। तो कैसा हो जाएगा, अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, ये हमें 4 पोजीशन पे है। 1 की बात करेंगे तो 1 पे ये आगा हमारा CH2। जब हम 1 की बात करेंगे यहाँ CH2 वाला, तो एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है, तो संकरण कौन सा हो जाएगा, sp2। ये हमने पढ़ लिया है। और सी में कितना आ रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड, तो संकरण कौन सा हो जाएगा, sp। फिर इस सी में एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है, तो संकरण कौन सा हो जाएगा, sp2। यहाँ देखिए इसका एक सिंगल और 3 H से जुड़ा हुआ है, 3 सिंगल और है, तो संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3। सी में ये आंसर दे रखा है हमने, ठीक है। प्रत्येक कार्बन परमाणु कैसा रहेगा, sp3 संकरित रहेगा। फिर इससे अगले की बात करेंगे हम इसमें, जो हमें डी ऑप्शन में यहाँ मिला हुआ है। तो डी में क्या होगा, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। तो जब हम यहाँ CN की बात करेंगे तो CO और N के बीच में जो बना हुआ होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ होता है। और इसके बाद में हमने लिखा हुआ है यहाँ CH2 और सिंगल बॉन्ड क्या लिखा हुआ है, CH3। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो कार्बन के कितने बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो संकरण कौन सा हो जाएगा, यहाँ केवल इसमें sp हो जाएगा। यहाँ सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसके, तो sp3 हो जाएगा। और यहाँ भी इसके सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, sp3। तो यहाँ sp3 और यहाँ जाएगा sp, ठीक है। ये देखिएगा sp और sp3। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे जो पूछा हुआ है, वो हमसे पूछा हुआ है कि कार्बिन से आप क्या समझते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन्स की संरचना लिखिए। अब ये क्वेश्चन पहले भी हमसे पूछा हुआ है, शायद 2013 2014 के सेट में, और वहाँ हमने इसका सोल्यूशन भी करा है। कोई नहीं, एक बार दोबारा कर लेंगे सर, सिंगलेट और इसमें ट्रिपलेट को भी। अब कार्बिन्स क्या होते हैं, कार्बिन्स ये कोई कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके बाह्य कोश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6। अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या रहती है इनके बाह्य कोश में, कमी। 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं इनके बाह्य कोश में। जो इनका बाह्य कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, कम होंगे। और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी इनके बाह्य कोश में, 6 होगी। तो हमने ये लिखा हुआ है कि ये उदासीन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अर्थात कार्बन के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये प्रबल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, अर्थात इनकी जो प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या काम कर लेते हैं, अपना स्टग पूर्ण कर लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल जैसे हमने लिए हैं CH2, CCl2, ये क्या है, कार्बन से। अब बात करेंगे सिंगलेट कार्बन की। तो सिंगलेट कार्बन में जो होता है वो कार्बन परमाणु कैसा होता है, sp2 संकरित होता है और इसमें एक p कक्षक खाली भी होता है। और ये कैसे होते हैं, कम स्थायी, क्योंकि जो कक्षक खाली होता है इसमें तुरंत ही इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसके जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है वो कितना होता है, 0। बात करेंगे किसकी, ये सिंगलेट नहीं है, ट्रिपलेट है, ठीक है। नहीं, ट्रिपलेट की बात करेंगे। जो ट्रिपलेट कार्बन होता है, इस कार्बन में क्या होता है, जो कार्बन परमाणु रहता है वो कैसा रहता है, sp संकरित रहता है। इसमें कोई कक्षक इसका खाली नहीं होता है, ये अधिक स्थायी होते हैं और इनके भी चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है, 0। इसके कुछ एग्जाम्पल हमने जो लिए हुए हैं यहाँ, जैसे कार्बिन्स के बनने के, तो कैसे बनेगा, यहाँ हमने क्लोरोफॉर्म की विक्रिया किससे करा दी, एथोक्साइड से। अब ये एथोक्साइड आयन था हमारे पास में, तो जब हम इसकी विक्रिया करा देंगे किससे, CCl3 से, तो CCl3 अलग हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, एथेनॉल, C2H5OH। अब ये जो CCl3 माइनस है ये क्या काम करेगा, एक Cl माइनस आयन को त्याग देगा और क्या बना लेगा, डाइक्लोरोकार्बन। अब ये जो डाइक्लोरोकार्बन है ये क्या है, हमारा एक प्रकार का कार्बिन है। फिर इसके बाद में दूसरी विक्रिया हमने इसमें, तो हमने यहाँ लिया था डाइएजो मैथेन, यूवी मतलब प्रकाश की लाइट में रख दिया हमने, सूर्य के प्रकाश में रख दिया, तो CH2 अलग हो जाएगा और Na2 हो जाएगा अलग। तो ये भी हमारे पास में एक प्रकार का क्या है, कार्बन। इसके बाह्य कोश में भी
6 इलेक्ट्रॉन है, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इनकी कुछ अभिक्रियाएं देख लीजिए, जैसे कि हम इसकी अभिक्रिया किससे करा देंगे, एल्किन से जिनमें डबल बॉन्ड होता है तो ये साइक्लिक यौगिक बनाना शुरू कर देंगे। 2 ब्यूटेन से कराएंगे तो भी साइक्लिक यौगिक बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा हुआ है ई और जेड रूप। ठीक है, तो इसमें हमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ई तथा जेड नोटेशन को समझाइए तथा निम्नलिखित में ई तथा जेड अभिविन्यास भी बताइए। ये भी हमें बताना है कि इनका ई और जेड रूप किस प्रकार का है और ये हमें कौन से रूप में दिए हुए हैं। तो यहाँ बात करेंगे किसकी, ज्यामितीय समावयवता की। अब जो ज्यामितीय समावयवता होती है वो किसी यौगिक में कब उत्पन्न होती है, ज्यामितीय समावयवता किसी यौगिक में तब उत्पन्न होती है जब उसमें किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। ठीक है, तब उत्पन्न होगी। और ये जरूरी नहीं कि डबल बॉन्ड आ गया है तो प्रकाशिक ज्यामितीय समावयवता वे प्रदर्शित ही करेंगी। इसके लिए उसके पास में दोनों कार्बन से अलग अलग समूह भी जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रकाशिक समावयवता केवल तभी उत्पन्न होती है जब किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य क्या होता है, द्विबंध उत्पन्न होता है। जब 2 समान परमाणु या समूह द्विबंध के एक ही पक्ष में होते हैं तो इसे समपक्ष रूप, तथा यदि दोनों समान परमाणु या समूह द्विबंध के विपरीत पक्ष में होते हैं इसे विपक्ष समावयवी कहलाते हैं। तो आपने पढ़ रखे होंगे सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस, समपक्ष और विपक्ष। अगर दोनों समान एक साइड में हैं तो समपक्ष, और अगर अलग अलग हैं तो उसे बन जाएगा वो विपक्ष। जब द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणु या समूह भिन्न होते हैं तो इन समावयवी रूपों को ई तथा जेड रूप कहते हैं। ध्यान समझ लीजिए, जब द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणु या समूह भिन्न भिन्न होते हैं तो इन समावयवियों को ई तथा जेड पद्धति के द्वारा व्यक्त किया जाता है जब दोनों समान ना हो। ठीक है, जैसे कि हमने ये पढ़ा, अभी हमने पढ़ा सी डबल बॉन्ड सी, अब हमने यहाँ ले लिया एक Cl, ठीक है, दूसरा Cl, यहाँ हमने क्या लिया ये CH3, दूसरा भी क्या है CH3। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, यहाँ बोल देते हैं इसे हम समपक्ष। एक्सचेंज कर देते हैं तो एक साइड में क्या आ जाता है CH3, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ हम इसमें लिख देते CH3, यहाँ हम इसमें लिख देते Cl। तो ये हमारा क्या बन जाता तुरंत ही, ये हमारा बन जाता विपक्ष। मगर इसमें क्या है, समपक्ष में विपक्ष में इसमें साइड में समान रहेंगे, जैसे कि हमने देखा था ये दोनों समान हैं, ये दोनों असमान हैं, इस टाइप के। ठीक है, इक्वल और अनइक्वल से। मगर यहाँ जो ई और जेड रूपों को समझाया जाएगा ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, सेम नहीं होंगे, जैसे कि हमने यहाँ इसमें समझा भी रखा है। तो यहाँ जो हमारे पास में है वो क्या है, एक CH3 है, दूसरा C2H5 है, एक H है, और एक क्या है CH2COO। ठीक है, तो ये अलग अलग हैं। ये तो हमारे पास में दोनों के दोनों एल्केन श्रेणी के हो गए, मगर ये CH2 और ये इन दोनों का कोई मैच नहीं हुआ, दोनों के दोनों अलग हैं। तो ऐसे रूपों को जहाँ सेम श्रेणी के एक साइड में आ रहे हों और विषम श्रेणी के अलग अलग आ रहे हों तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, जेड रूप। और अगर इसमें भी फेर बदलाव हो जाता है, ठीक है, कि दोनों के दोनों में ही चेंज हो जाएगा तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इसका ई रूप। फिर इसके बाद में इसमें भी हमने जेड रूप और ई रूप दिखाया है। ठीक है, यहाँ जो Br की जो विद्युत ऋणात्मकता है, सॉरी, यहाँ जो प्रबलता है वो कैसी है, Cl से अधिक है, और जो I की प्रबलता है वो किससे, H से अधिक है। तो यहाँ जो हमें पहला का जो हमें क्वेश्चन में ही मिला हुआ है, ये तो जो हमें मिला हुआ है, जो मैं आपको ये पहली संरचना बना के दिखा रहा हूँ, ये वाली Br और Cl वाली, एक साइड में Br Cl है और एक साइड में क्या है, I और H। ठीक है, अगर Br ऊपर जाएगा तो I भी ऊपर चला जाएगा, Cl नीचे आएगा और H नीचे आएगा। तो हम क्या काम करेंगे, एक साइड को तो सेम छोड़ देंगे ऐसा का ऐसा ही, और दूसरी साइड को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। अब देखिएगा इसमें कुछ एक्सचेंज आपको मिला है या नहीं। अब इसमें कोई एक्सचेंज नहीं हुआ नहीं है, इसका मतलब ये हमारा गलत बना हुआ है। ठीक है, ये वाला हमारा सही है, Br Cl I H। अब Br Cl सेम सेम आ रहा है, C डबल बॉन्ड, यहाँ I है और यहाँ H है, तो यहाँ आएगा H, ठीक है, और यहाँ जाएगा हमारा इसमें I, इस टाइप से हो जाएगा ये। ठीक है, इसे सही कर लेंगे। फिर इसके बाद में तो हमारे पास में वाल्टन प्रतिलोमन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। अब वाल्टन प्रतिलोमन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वाल्टन प्रतिलोमन में इसने ये बताया था कि अगर हम किसी डी रूप या एल रूप की किसी से अभिक्रिया कराएं और वे बार बार परिवर्तित होता रहा और परिवर्तित होने के बाद में पुनः वही रूप प्राप्त हो जाए जिससे हमने प्रारंभ किया था, तो इस घटना को हम बोल देते हैं वाल्टन प्रतिलोमन। इसमें हमने ये लिखा हुआ भी है कि किसी परमाणु या समूह के विस्थापन से डी रूप का एल रूप में विस्थापन हो जाए और फिर एल रूप का ही किस में विस्थापन हो जाए, डी रूप में। तो इस घटना को हम क्या बोल देंगे, प्रकाशिक प्रतिलोमन या वाल्टन प्रतिलोमन। ये जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है और बार बार यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ था इसमें, किसका,
डी मैलिक अम्ल का। और ये थ्योरी जो हमने यहाँ ऊपर लिखी हुई है सारी इसी टाइप से लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ देखिएगा। तो डी मैलिक अम्ल की हम अभिक्रिया PCl5 से करा देंगे, ठीक है। जब PCl5 से हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो PCl5 से अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप हमें प्राप्त हो जाएगा इसमें डी क्लोरोसक्सेनिक अम्ल, ये इस टाइप का हमारा बन जाएगा। फिर डी क्लोरोसक्सेनिक अम्ल की अभिक्रिया हम किससे करा देंगे, AgOH से। जब AgOH से करा देंगे तो AgOH से कराने के फलस्वरूप हमें जो प्राप्त हो जाएगा वो ये प्राप्त हो जाएगा एल मैलिक अम्ल, ठीक है। ये एल मैलिक अम्ल हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त हो जाएगा, अब आप इसे ध्यान से देखिएगा। ये जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ था, ये जो हमें ये प्राप्त हुआ है यहाँ ClH COOH, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। वो गड़बड़ क्या है वो मैं भी आपकी दूर कर देता हूँ। जब हम PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो Cl जुड़ जाएगा, मगर जब AgOH से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें से AgCl निकल जाएगा। जब AgCl निकल जाएगा तो यहाँ Cl के स्थान पे क्या आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, ठीक है। और ये हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, एल मैलिक अम्ल। अब इसके बाद में फिर हम इसकी PCl5 से रिएक्शन कराएंगे KOH की प्रेजेंस में, ठीक है। तो जब KOH की प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें जो यहाँ कंपाउंड प्राप्त होगा वो इस टाइप का प्राप्त हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसे वाल्टन प्रतिलोमन को। तो ये हमारे पास में है डी मैलिक अम्ल और इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा रखी है, PCl5 से। और साथ में हमारे यहाँ क्या बन जाता है, तुरंत इसमें से KOH OH निकल जाएगा और जो OH हमारे पास में यहाँ आया हुआ था उसकी जगह कौन जुड़ जाएगा, एक Cl। तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें क्या, डी क्लोरोसक्सेनिक अम्ल। फिर हम इसकी AgOH से रिएक्शन कराएंगे तो जहाँ इसमें Cl जुड़ा हुआ था Cl वहाँ से निकल जाएगा और Cl के स्थान पे कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ एल मैलिक अम्ल। फिर अगर हम इसकी PCl5 से फिर रिएक्शन करा देंगे KOH की प्रेजेंस में तो यहाँ जहाँ OH आया हुआ था, ठीक है, OH के स्थान में फिर दोबारा से यहाँ क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ठीक है। जो हमें पहले बना हुआ था ठीक वही बन जाएगा हमारा, मगर थोड़ी सी कंडीशन इसकी बदल जाएगी और इस बार जो Cl आएगा वो हमारा यहाँ आ जाएगा और ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, डी क्लोरोसक्सेनिक अम्ल। और अगर हम इसकी फिर OH से रिएक्शन, इससे AgOH से रिएक्शन कराएंगे तो Cl यहाँ से हट जाएगा और Cl के स्थान पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, डी मैलिक अम्ल। इस टाइप से इसकी रिएक्शन हो जाएगी। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ हमें कुछ इसमें रिएक्शन मिली हुई है कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ जब हमें पहली रिएक्शन मिली हुई है हमें इसकी अभिक्रिया किससे करानी है, H2 से। ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है दोनों के बीच में, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हट जाएगा। जब ये ट्रिपल बॉन्ड हटेगा तो एक बॉन्ड इसका खुल जाएगा, एक बॉन्ड इस C का खुल जाएगा। जब इन दोनों C का एक एक बॉन्ड खुलेगा तो एक H इससे जुड़ेगा और एक H दूसरे C से। तो C का क्या बन जाएगा, CH बन जाएगा, C का CH बन जाएगा और बन जाएगा क्या, 2-ब्यूटीन। जब हम इसकी B वाली रिएक्शन को करेंगे तो ये हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जो हमने इस टाइप से बना रखा है, तो यहाँ जहाँ भी इस टाइप से लगे हुए हैं ये सब डबल बॉन्ड है। यहाँ हमने देखा तो CH2 है, यहाँ की बात करेंगे CH, यहाँ की बात करेंगे CH और यहाँ की बात करेंगे तो क्या होगा, CH2 रहेगा। और इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी थी, इससे। तो यहाँ ऊपर क्या है, CH2 और नीचे क्या है, CH2। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या बना लेंगे, साइक्लोहेक्सिन, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, दोनों आपस में जुड़ा लेंगे। ये बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा तो भी दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो डबल बॉन्ड कितना रह जाएगा, केवल एक। और कुल मिला के कार्बन की संख्या कितनी है, 6, तो साइक्लोहेक्सिन बन जाएगा। जब दूसरी की बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की, सी की, तो जहाँ भी इसमें डबल बॉन्ड बना हुआ है, डबल बॉन्ड पे कौन जुड़ जाएगा, इसमें O, जैसे कि हमने इसमें ये लिखा हुआ था, ठीक है। ये हमने इसमें लिखा हुआ है क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। और अब हमने इसकी रिएक्शन कराई है O से, तो ये बॉन्ड जब यहाँ से खुलेगा, एक का बॉन्ड दोनों का खाली हो जाएगा तो यहाँ O जुड़ जाएंगे दोनों से और एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा O। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा और ये टूट जाएगा यहाँ से, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस करने पे ये क्या बन गया हमारे पास में, CH3 CHO, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारे पास में HCHO। और ये जो हमारा O है ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर इसके जल के साथ में जुड़ के क्या बना लेगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ये वाला नवजात ऑक्सीजन जो होगा, तो एक बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड, दूसरा बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है, एक बन जाएगा हमारे पास में H2O2। चलिए बात करते हैं इसकी रिएक्शन नंबर डी की, जो हमें इसमें रिएक्शन मिली हुई है इसकी कौन सी, डी वाली। जब डी रिएक्शन की बात करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप से मिला हुआ था, ठीक है। तो हमने इसे इस वाली रिएक्शन को, ये जो हमें इतना मिला हुआ था, इसे इस टाइप से लिख लिया CH2Br CH2 CH2Br और रिएक्शन इसकी किससे करा देंगे, Zn से। तो Zn दोनों के दोनों Br को अपने साथ निकाल देगा और क्या बना लेगा, ZnBr2 और ये कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास में CH2 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 इस टाइप वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पढ़ना है अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि की विवेचना। तो सबसे पहले देखिए अल्कोहल की निर्जलीकरण की क्रिया होती कैसे है, ठीक है। इसका एक H हट के किसके साथ में जुड़ेगा, OH क्या बना लेगा, ये H2O
और यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2। मगर ये अभिक्रिया जो होती है किसकी उपस्थिति में होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है, H2SO4 की उपस्थिति में होती है, ध्यान रखिएगा। अगर H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा, ये अभिक्रिया तेज गति से नहीं होगी। तो H2SO4 की उपस्थिति में होती है 160 से 170 डिग्री पर। कैसे होगी, सबसे पहले H2SO4 ब्रेक हो जाएगा, स्टेप वाइज स्टेप समझते हैं, H प्लस में और HSO4 माइनस में। फिर जो H प्लस है वो क्या काम करेगा, इस O के पास में 2 एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म थे, ये अपने 2 ही से देगा और जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा, ऑक्सोनियम आयन। अब जो ऑक्सोनियम आयन है उसमें से एथिल आयन अलग हो जाता है और जल कहाँ हो जाता है, अलग। अब जो एथिल आयन है वो भी H प्लस आयन को डोनेट कर देता है और क्या बना लेता है, एथिलीन। अब जो H प्लस आयन HSO4 माइनस से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, दोबारा से H2SO4। चलिए इसकी दूसरी अभिक्रिया देखिए। दूसरी अभिक्रिया में हम इसमें 2 अणु लेते हैं किसके, एथिल अल्कोहल के, और यहाँ भी कंसनट्रेटेड H2SO4 ही लेते हैं और जो हमें बना हुआ मिल जाता है वो क्या मिल जाता है, डाई एथिल ईथर, और साथ में क्या बनता है, जल। ये अभिक्रिया कैसे हुई, पहले की तरह ही होगी जैसे अभिक्रिया कुछ पहले हुई थी। तो यहाँ क्या काम करेंगे, H2SO4 को लेंगे, H2SO4 ब्रेक हो जाएगा काहे में, H प्लस में HSO4 माइनस में। सेम दूसरा स्टेप भी सेम आ जाएगा हमारा। यहाँ जो हमारे पास में C2H5 होगा, इसका अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो रहेगा किसे देगा, H को, और क्या बना लेगा, ऑक्सोनियम आयन। फिर स्टेप थर्ड में ऑक्सोनियम आयन में से जल अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एथिल आयन। अब जो एथिल आयन है इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो पहले वाला वो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसे देगा, इसे, और देने के बाद में दोबारा से क्या बना लेगा, ऑक्सोनियम आयन। अब ऑक्सोनियम आयन में से क्या होगा, H प्लस अलग हो जाएगा और क्या बचेगा, डाई एथिल ईथर। ये जो हमें प्राप्त हुआ है डाई एथिल ईथर प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये जो ये वाला बॉन्ड है ये बॉन्ड किस पे स्थानांतरित हो जाएगा, O पे, तो H पे क्या आ जाएगा, प्लस, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे। H प्लस वापस रिएक्शन कर लेगा किससे, HSO4 से, और क्या बना देगा, H2SO4। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा हुआ है कि उचित उदाहरण सहित एरोमेटिकता के हकल नियम की व्याख्या कीजिए। इस नियम के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एरोमेटिक नहीं है। अब जो हकल का नियम होता है ये होता है कि जिनमें भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सब क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, वरना नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए कि वे सभी समतलीय चक्रीय यौगिक जिनमें चक्र में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। अब अगर मैं 0 मान रखूँगा इसका मान तो कितना मान आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मान 1 रखूँगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, इसका मान 2 रखूँगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, मान रखूँगा 3 तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 14। अब किसी में अगर इतने इलेक्ट्रॉन है तो वह एरोमेटिक है हकल के नियम के अनुसार, अगर किसी में नहीं है तो वो नहीं। तो देखिए इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है। दूसरे की बात करेंगे 1 2 3, इसमें भी कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी है। इसमें कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब हकल के नियम के अनुसार 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या तो 2 होते हैं, या 6 होते हैं, या 10 होते हैं, या 14 होते हैं। 4 नहीं होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। बाकी ये दोनों के दोनों क्या है, हकल के नियम के अनुसार एरोमेटिक यौगिक है। तो हमने इसकी थ्योरी में भी कुछ ऐसे लिखा है, यहाँ जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है, कि हकल के नियम के अनुसार साइक्लोहेप्टा ट्राइनिल धनायन तथा बेंजीन एरोमेटिक यौगिक हैं, जबकि साइक्लोब्यूटेन एरोमेटिक यौगिक नहीं है, क्योंकि साइक्लोहेप्टेन हेप्टा ट्राइनिल धनायन तथा बेंजीन की एक रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो हकल के नियम के अनुसार हैं, जबकि साइक्लोब्यूटेन में एक रिंग है, इसमें केवल कितने पाए जा रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, जो हकल के नियम के अनुसार नहीं है। अगर होंगे तो कहेंगे और अगर नहीं होंगे तो फिर नहीं कहेंगे। फिर हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा हुआ था, समझाइए कि जो विनाइल क्लोराइड होता है वो एथिल क्लोराइड की सापेक्ष नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के में नाभिक के प्रति कम क्रियाशील होता है। ऐसा क्यों है कि कम क्रियाशील हुआ, अधिक क्रियाशील हुआ? चलिए पढ़ते हैं। पहले तो ये पढ़िएगा, जो नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वे कौन सी होती है, जिनमें नाभिक अभिक्रिया करता है और उनमें से किसी परमाणु को पृथक हो जाता है, कोई परमाणु पृथक हो जाता है, वे हमारी कहलाएंगे नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखिए इसकी डेफिनेशन, वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक के द्वारा किसी कार्बनिक अभिकारक के परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। ये हमें डेफिनेशन है इसकी। विनाइल क्लोराइड तथा एथिल क्लोराइड की क्रियाशीलता को मैथिल समूह की संख्या के आधार पर समझाया जा सकता है। इसमें देखिए कितने मैथिल समूह हैं, और ये हमारा विनाइल क्लोराइड है C2H3Cl, इसमें कोई मैथिल समूह नहीं है, इसमें एक मैथिल समूह है, समझाया जा सकता है, क्योंकि मैथिल समूह की प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होते हैं, अतः यह निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर धनावेश को घटा देता है। जब इस पर धनावेश घटेगा, ठीक है,
धनावेश घटेगा तो ये Cl और इसके बीच में क्या हो जाएगा, चलिए देखिए इसमें क्या होता है। अभी त्यागने की होती है, निकटवर्ती कार्बन परमाणु को धनावेश पर घटा देगा, जिस कारण एथिल क्लोराइड में जुड़ा क्लोरीन परमाणु आसानी से वियोजित हो जाता है। जितनी आसानी से वियोजित हो जाएगा उतना ही अधिक क्रियाशील होगा। जबकि विनाइल क्लोराइड में कोई मेथिल समूह उपस्थित नहीं होता है, जिस कारण इसमें उपस्थित कार्बन परमाणु पर अधिक मात्रा में धनावेश होता है और यह आसानी से क्लोरीन आयन को नहीं त्यागता है। ठीक है, आयन को नहीं त्यागता। यही कारण है कि विनाइल क्लोराइड एथिल क्लोराइड की सापेक्ष नाभिक स्तरीय अभिक्रियाओं में नाभिक के प्रति कैसा होता है, कम क्रियाशील। इसमें कोई मेथिल समूह नहीं है, इसमें एक मेथिल समूह है। और मेथिल समूह कैसा प्रभाव प्रदर्शित करता है, यहाँ धनात्मक प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, CH3 है तो इस पर क्या हो जाएगा, इस पर जो धनात्मक चार्ज आएगा वो कैसा हो जाएगा, कम आएगा। तो Cl पे क्या होगा, इसे कोई भी इतना अट्रैक्शन नहीं होगा तो ये आसानी से त्याग देगा, क्योंकि Cl केवल इसने इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ही जोड़ रखा था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा हुआ है और हमसे इसमें पूछा हुआ है क्या कि DDT का पूरा नाम वे बनाने की विधि लिखिए। तो इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है CCl3 CH6 और H4 का होल ट्वाइस, और इसके बाद में ये लिखा हुआ था हमें यहाँ Cl2। ठीक है, ये वाला। अब इसके निर्माण की विधि देखेंगे तो निर्माण की विधि कैसे होती है, क्लोरल को लेंगे, ये क्लोरल था हमारे पास में ये। अब क्लोरल की अभिक्रिया किससे करा देंगे, क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेंगे। जब 2 अणु से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ DDT प्राप्त हो जाएगा। ये जो बन के आया ये हमारा क्या है, ये DDT है। इसके भौतिक गुण देखिए, ये मोम के जैसा होता है, रंगहीन और ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। इसका गलनांक होता है 109 डिग्री सेल्सियस और ये जल में कम घुलनशील होता है, जबकि वसा में कैसा होता है, घुलनशील। ठीक है, वसा में घुल जाता है। इसके उपयोग देख लेते हैं। जो इसका फर्स्ट उपयोग है, इसका पहला उपयोग काहे में किया जाता है, फसलों में कीटनाशक के रूप में। अब नहीं किया जाता है, फिलहाल ये बैन है। क्वेश्चन नंबर .2 देखिए इसका उपयोग मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले मलेरिया को नियंत्रित करने में किया जाता है। वो पहले किया जाता था, अब इसका ऐसा कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है, मगर ये उपयोग है इसका। दुष्प्रभाव, यह विषैला होता है तथा बहुत अधिक समय तक उसी स्थान पर बना रहता है जिस स्थान पर इसका छिड़काव किया जाता है। स्तनधारियों के तंत्रिका तंत्र, यकृत, गुर्दों आदि में पहुंचकर ये उन्हें क्या करता है, प्रभावित, और उनमें कैंसर संबंधित रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं अगर ये अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सेट 2016 है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।